नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मसूरी से देहरादून आ रही रोडवेज की बस के कई खाई में गिर गई और इसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। कई घायलों को मसूरी अस्पताल, कुछ को मैक्स अस्पताल और कुछ को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर हादसे के बाद देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका दून अस्पताल में पहुंची और वहां पर 2 लोगों के मौत होने की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि बस में 34 यात्री और ड्राइवर और कंडक्टर सवार थे। उन्होंने इस हादसे पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि घटना की मजिस्ट्रियल जांच होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। जैसा कि जानकारी मिली है, लगभग 40 लोग इसमें सवार थे और गज्जी बैंड के पास मस्जिद जिसमें सामने आएगा क्या कारण है, ये बस 70 फीट गहरी खाई में गिर गई। 2 लोगों को ब्रॉड डेड मैक्स में लाया गया है। 2 लोग सीरियस हैं तो मैक्स में हैं। 3 लोगों को प्राथमिक उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है और अभी 14 बड़े लोग और 5 बच्चे उनको यहाँ पे लाया गया है। हमारे एसडीएम, हमारे रोडवेज के अधिकारी यहाँ पर हैं और जो इस प्रकार की घटना में तुरंत सहायता राशि दी जाती है, नॉर्मल घायल को 5,000 रुपए, थोड़ा सा अधिक को 10,000 रुपये तुरंत कैश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मृतकों को जो 4-4 लाख रुपए दिया था वो दिया जाएगा। इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बार बार इसकी जानकारी ले रहे हैं और जो हर संभव मदद होगी। अभी मैक्स में जो सीरियस पेशेंट है मैं उनको कह के आया हूँ, मैक्स के लोगों की इनका इलाज कीजिएगा। इनका इलाज की जिम्मेदारी सरकार की है और अभी कुछ और लोग वहाँ से रेफर होकर आ रहे हैं और हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए और जो संभव मदद होगी इन लोगों की जाए। उसमें जो अभी तक लगभग बताया जा रहा है 24 पैसेंजर, 34 पैसेंजर्स थे और ड्राइवर और कंडक्टर अलग से 30 सीट्स टोटल। और उसमें से कुछ लोग मैक्स में रेफ़र हुए थे, कुछ दून अस्पताल में और कुछ लोग मसूरी हॉस्पिटल में गए थे। दून में अभी 2 पेशेंट्स आए हैं जो स्टेबल बताए जा रहे हैं और मसूरी में 2 केसेस ब्रॉड डेड बताए हैं, 2 कैजुअल्टी। और उसके अलावा वहाँ पे अभी 5 पेशेंट हैं जिनमें से 3 बिल्कुल ठीक है और अभी उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा और 2 पेशेंट्स हैं जिनका सीटी स्कैन और बाकी जांचें चाहिए। अच्छा, कुछ अभी पता चला कि क्यों हादसा हुआ? क्या कोई टेक्निकल वजह सामने आई? क्या कुछ बात हुई हो? अभी ये तो मजिस्ट्रियल जांच के बाद ही एग्जैक्ट रीजंस पता चलेंगे इसमें, लेकिन अभी जो देखा गया वो पैराफिट थे वहाँ पे लोग थे और पैराफिट तो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार यानी आज से दिल्ली के दौरे पर हैं और वहीं आपको बता दें दिल्ली के सीएम धामी जो है 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और इस दौरान सीएम धामी और पीएम मोदी के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। दिल्ली के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में बीजेपी के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे और वहीं आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों, सांसदों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर विधायकों और सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। और इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुखिया हैं और निरंतर केंद्र से संवाद बना रहे हैं और यह डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र की जितनी भी योजनाएं चल रही है उन पर चर्चा होती है। अब रेल कनेक्टिविटी पर उत्तराखंड फोकस कर रहा है। तो आपको बता दें तो वही ऋषिकेश से आगे बढ़कर रामनगर से बागेश्वर किस तरह से जाए, इसके अलावा टनकपुर से बागेश्वर कैसे जाए। उन्होंने कहा कि डबल लाइन कैसे बने देहरादून तक, इन सब विषयों पर सीएम धामी जो है प्रधानमंत्री से चर्चा कर सकते हैं। देखिए, सीएम है, प्रदेश के मुखिया हैं, निरंतर
केंद्र से संवाद बना रहे। ये डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर निरंतर केंद्र की सभी जितनी भी योजनाएं यहाँ चल रही हैं उन पर भी चर्चा रहती है। अब जैसा बराबर ये आ रहा है कि रेल किस तरह से ऋषिकेश से आगे बढ़े, उधर रामनगर से बागेश्वर किस तरह से जाए, टनकपुर से बागेश्वर कैसे जाए, ये डबल लाइन कैसे बने देहरादून तक की, इन सभी विषयों पर रेल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेने किस तरह से वो इस दफा कब वो इन 4 धामों की केदार बाबा के दर्शन करने का मन बनाएंगे। और अनेकों रेल की योजनाएं हैं, ऑल वेदर रोड की योजनाएं हैं, जल हमारा एक अहम इशू रहता है। उन सभी विषयों पर जब माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो उन सभी विषयों पर चर्चा रहती है। उन सबको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, कितना काम हो चुका है, किस चीज़ की स्टेट को ज़रूरत है, उन सभी पर निश्चित तौर पे उन पे चर्चा होगी। और ये जो आपने कहा कि दायित्व, ये तो एक साधारण सा इशू है, नेचुरल प्रक्रिया है राज्य के विकास के लिए। किस किस को आपने चुनना है, किस किस को उसके लिए जिम्मेवार बनाना है, तो वो कार्यकर्ताओं का इशू है। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू यह है कि राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं को और तेजी से धरातल पर पूर्ण होने की दिशा तक कैसे उसको ठीक किया जाए। जोशीमठ का एक बड़ा इशू है जो पीछे रिसेंटली हमारे बीच में आया है। यात्रा को तो व्यवस्थित करने का एक इशू है, उसके लिए भी निरंतर केंद्र की सहायता और उनसे चर्चा करना एक इशू होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इन्हीं सब विषयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए होंगे, ऐसा मुझे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस बीजेपी सांसदों की ओर से गोद लिए गए हर गांव की हकीकत को धरातल पर जानने के लिए गांवों का दौरा करने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है और इसी दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता जल्द ही सांसदों की ओर से गोद लिए गए गांवों की हकीकत जानने के लिए गांव-गांव जाएंगे। कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना, विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो नुकसान हुआ है, जनता को जो चोट पहुंची है उस पर मरहम लगाने का काम नहीं करते। वो गांव बताएंगे। अभी कांग्रेस उन सारे गांवों में जाने वाली है जिन गांवों को इनके सांसदों ने गोद लिया था, तब क्या स्थिति थी और गोद लेने के बाद क्या स्थिति है। कांग्रेस एक अच्छे सरकार, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका तो निभा नहीं पाई। मुझे लगता है एक अच्छे पर्यवेक्षक की भूमिका में भी वो फेल होगी, क्योंकि उनकी अपनी कोई योजना जनता के लिए कार्य करना की, जनता के बीच में रहने की, जनता से की ज़रूरतों पर वक्तव्य देने की, उस पर कार्य करने की कभी भी नहीं रही। वो हमारे बीजेपी ने क्या किया, हमारे सांसद कोई नॉमिनेशन से थोड़ी आए हुए हैं, जनादेश से आए हुए हैं। मेरा मानना यह है कि वो लोग अपने मैनिफेस्टो पे काम करते हैं, निरंतर उसकी चिंता करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है इसने टाइम बाउंड प्रोग्राम दिए हैं कि ये काम हम इस वर्ष तक पूरा कर देंगे। उन्होंने जनादेश पे मैनिफेस्टो पर काम किया है और इसीलिए यही कारण है कि वो निरंतर फुल उससे हम निरंतर 5 सांसद हैं, पांचों के पांचों सांसद बराबर उस तरह से बार-बार आते हैं और राज्य सरकार भी उन्हीं मैनिफेस्टो पे निरंतर काम करते हैं। इसलिए हमारी चिंता छोड़, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए अच्छा ये होगा कि आपसी लड़ाई को बंद करें, जनता के लिए सोचने का मन बनाएं, उस पर कार्य करने का मन बनाएं, बनिस्बत की जनता को गुमराह करें और ऊंची-ऊंची बात करें और नीचे जमीन पर कोई उनकी व्यवस्था। राहुल गांधी की सदन से सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस ने जय भारत अभियान की शुरुआत की है, जिसके चलते कांग्रेस के पदाधिकारी जगह जगह पत्रकार वार्ता कर इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर
विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ओर से सदन में जनहित के मुद्दों पर सवाल किए गए थे, जिससे सत्ताधारी दल की बौखलाहट सामने आ रही है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस तानाशाही रवैये को जनता के सामने रखने के लिए जय भारत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। इसमें पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से बीजेपी के कारगुजारियों से जनता के सामने रखा जाएगा। ये है क्या कुछ करने जा रही है कांग्रेस? देखिए, आज जो देश के हालात हो गए ना, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या, सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो जिस तरह से संविधान का मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इन सब तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को वक्तव्य को लेकर उन्होंने उनकी सदस्यता को रद्द करने में जो आनंद फान से उन्होंने कार्रवाई करी और जिस तरह से उन्होंने उनका घर खाली करवाने के लिए तत्परता दिखाई, इन सब को लेके, क्योंकि हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोल के सत्ता में आई है। चाहे अब 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने की बात हो, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात हो, चाहे काला धन वापस लाने की बात हो, तमाम वो ऐसे मुद्दे हैं जो एक भी पूरा नहीं कर पाई है। वो हम ने जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देश किया है कि हम लोग गांव-गांव जाकर नुक्कड़ जाकर सभाएं करें और लोगों को बताएं कि जो ये तानाशाह सरकार है वो किस तरह से आज कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ तो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो बोलते हैं उस पर केस दर्ज करा जाते हैं, जो कोई बड़ा नेता विपक्ष का बोलता है उस पर ईडी और सीबीआई की जांच ये लोग बिठा देते। तो ये कहाँ है? लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? आम आदमी कहाँ जाएगा? तो हम इन सब मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे और जनता से जवाब मांगेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सदन में जवाब मांगा और जिस तरह से ये तानाशाह सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई करी, हम जानना चाहेंगे, ये जनता जानना चाहेगी कि मोदी जी आपका। उत्तराखंड में गुरुवार और शुक्रवार को हुई बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि विभाग और आपदा विभाग को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं ताकि उन अनुरूप किसानों की मदद की जा सके। वहीं 24 घंटे में हुई बारिश से गेहूं के अलावा अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सीएम धामी ने देहरादून में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की फसलों को नुकसान के अलावा अन्य मामलों से जुड़े सवालों पर जवाब दिया। सीएम धामी ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज पीएम मोदी की प्रमुख योजनाओं में एक है, जो कि सीमा में लगे हुए अंतिम गांव को प्रथम बनाने के लिए और प्रथम गांव के अनुरूप के लिए विकसित किए जाने की कदम बढ़ा रही है। वहीं उत्तराखंड के 4 गांव और वहीं माणा, नीति, मलारी और गुंजे का चयन वाइब्रेंट विलेज के तहत किया गया है। वहां पर केंद्रीय मंत्री ने इन गांवों के प्रवास कर नई पहचान और नई व्यवस्थाओं की शुरुआत की है और वहीं सीएम धामी ने आगे कहा कि उम्मीद है कि इन उत्तराखंड के कुछ और गांवों का चयन किया जाएगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि किसानों की फसल में करीब 50% से नुकसान ज्यादा पहुंचा है और इसके अलावा किसानों के द्वारा लगातार नुकसान का सर्वे कराए जाने की प्रशासन के द्वारा मांग की जा रही थी। इस दौरान जिला अधिकारी युगल किशोर पंत के नेतृत्व में विभागीय अधिकारी की टीम ने रुद्रपुर, गदरपुर और बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्र में फसलों का नुकसान का निरीक्षण करवाया और वहीं उनके द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसानों की फसलों की शुद्धता से जांच की जाए और कोई भी प्रभावित किसान सर्वे में वंचित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि 2 दिन से बेमौसमी बारिश हो रही है, हवा भी चली है और कुछ जगह ओलावृष्टि भी हुई है। उससे जो हमारी गेहूं की फसल पकने की स्टेज पे थी तो प्रभावित हुई है और कुछ ऐसे जो खेत नीचे थे, लो लाइंग एरियाज थे, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान परिलक्षित हो रहा है। हमारी टीमें राजस्व विभाग की, कृषि और उद्यान की पूरे क्षेत्र में गाँव-गाँव जा रही हैं और ये देख रही हैं कि किस तरह का नुकसान है
और अगर 33% से अधिक नुकसान होता है तो आपदा राहत अधिनियम के तहत इनको मुआवजे की व्यवस्था है, और हम प्रयास करेंगे कि जितने भी काश्तकार इससे प्रभावित हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। देखिए, विगत समय में जो बारिश हुई है उससे निश्चित तौर से नुकसान हुआ है। कई जगह से ग्राउंड रिपोर्टें भी आ रही हैं कि उसमें फसल की क्षति हुई है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि ग्राउंड पे जो टीमें हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और राजस्व निरीक्षकों की टीम गठित कर दी गई है। वो ग्राउंड पे जाके आकलन करेंगी, आपदा के जिन नियमों में वो समाहित होती हैं उसके अनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रानीखेत में मूसलाधार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं अल्मोड़ा में पिछले 24 घंटे में 79 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। तो वहीं तापमान में गिरावट आई है। बारिश के दौरान बाजार भी चहल पहल बाजारों में कम हुई है, और इस दौरान बारिश के चौपटिया में दिन भर बारिश के चलते दीवार गिर गई, और इसके चलते रात के समय दीवार गिरने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं दीवार गिरने की आवाज से परिवार के सभी सदस्य जान बचाकर भागे, और उधर बारिश होने की वजह से हो रहे जलभराव से लोगों को आवागमन प्रभावित हो गया है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, और इसके बाद भी तो वही विभागीय पूर्वानुमान बीती रात बारिश काफी तेज हुई। आगामी 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाला बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी। महामंत्री ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव को देखते हुए ये प्रशिक्षण शिविर स्थगित हुआ है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री BL संतोष कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है और उनका गृह राज्य कर्नाटक है, ऐसे में उस समय नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर अब कर्नाटक चुनाव के बाद यानी जून माह में आयोजित किया जाएगा। प्रस्तावित था 8, 9, 10 को, और इसी बीच में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव भी घोषित हुए हैं। तो जो हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के विषय रखने के लिए आने वाले थे, तो वे सभी लोग चुनाव में अब जो है लगे। इसके कारण से यह प्रशिक्षण फिलहाल स्थगित हुआ है, और कर्नाटक चुनाव के बाद अभी प्रशिक्षण आयोजित। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और PCU चेयरमैन राम मेहरोत्रा शहर के समस्त समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन पर बरसे। वहीं आमतौर पर बीजेपी नेता शहर को समस्या मुक्त कराने के लिए दावा कर रहे थे, लेकिन पहली बार राम मेहरोत्रा ने एक प्रेस वार्ता की और शहर की समस्याओं को लेकर करारा निशाना साधा। हालांकि इस दौरान उन्होंने धावी सरकार की तारीफ में भी कई कसिंदे रखे। और वहीं आपको बता दें कि RSS के द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में PCU चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने कहा कि शहर के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पत्रकार वार्ता की शुरुआत उन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के सहकारी क्षेत्र में किए गए कामों की सराहना से की। कुछ स्थानीय मुद्दे हैं और कुछ जो है वो जो पार्टी के द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, सहकारिता मंत्री धन सिंह द्वारा, वो विषय है। अभी परसों 30 तारीख को राष्ट्रीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हरिद्वार में आए थे, और उन्होंने जो है वो सहकारिता के बहुत सारे कार्यक्रमों का उद्घाटन शुभारंभ किया। सहकारिता में एक नया रेगुलेशन लाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, पूरे देश में उन्होंने जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ हैं उन्हें जो है कंप्यूटरीकृत करने का काम किया है। उसमें हमारा राज्य जो है पहला राज्य बन गया जिसने अपनी सारी जो पैक्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उनका कंप्यूटरीकरण कर दिया है। पूरा जो सिस्टम है वो देहरादून से कंप्यूटर से जुड़ गया है, और
हर कार्य जो है, चाहे वो सोसाइटी में आपको खाद लेना हो, बीज लेना हो, आपको खाते में ट्रांजैक्शन करनी हो, जो पहले सोसाइटीज़ में घपले हुआ करते थे, उन्हें रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी ने जो है वो ये बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि अभी तक देश में पूर्ण रूप से जो भी किसी भी राज्य में। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि पहली बार रिकॉर्ड 52 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स वसूला गया और शुक्रवार को अंतिम दिन हाउस टैक्स जमा कराया गया था। उन्होंने बताया कि इस बार कई बड़े बकायेदारों ने भी हाउस टैक्स जमा कराया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम 1,12,000 संपत्तियों से हाउस टैक्स वसूला गया है और इसमें 1 लाख घरेलू और करीब 12,000 व्यावसायिक संपत्तियां हैं। कि मैं अपने नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और अपने नगर आयुक्त जी को बहुत उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने सबको जो है, टीम को जो है पूरी लगा कर जो है पूरे शहर में जो है जो टैक्स कई लंबे समय से टैक्स नहीं दे रहे थे, सरकारी विभाग को के पैसा हमारा बहुत अच्छा पैसा जो हमारे सरकारी विभाग हैं उनसे आया है। तो इस तरीके से जो हमने जो टारगेट जो 50 करोड़ का रखा था वो 50 करोड़ भी पार किया है और 52 करोड़ का जो हमारा टैक्स आया है, मैं अपने शहर वासियों का उनका बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद करता हूं कि आपका जो टैक्स आपने दिया है उससे निश्चित रूप से देहरादून के विकास में जो है आपकी भागीदारी होगी और निश्चित रूप से जो ऋषिकेश में आने वाले बरसात के सीजन को देखते हुए नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई गंभीर नजर आई। उन्होंने गंगानगर क्षेत्र के लोगों और पुरानी चुंगी के दुकानदारों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया। दरअसल परशुराम चौक पर महापौर अनीता ममगाई ने 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाले का शिलान्यास किया। आज यहाँ पर जो हमारा गुलाटी प्लॉट से जो नाला आ रहा है और मुझे लगता है कि ये पूरा ऊपर TITC से लेके नटराज से पीछे जितना भी हमारा फॉरेस्ट का एरिया है उधर का सारा पानी पूरा ढलान इधर की साइड है। इस प्रकार से लगातार यहाँ पे बरसों से पानी की जो बहुत बड़ी समस्या जल भराव की बनी हुई है, लगातार नगर निगम अपने प्रयासों से उसका समाधान करने में लगा हुआ है, लेकिन जल का भराव, जल का उफान इतना ज़्यादा होने के कारण, कई जगहों पे इंक्रोच होने के कारण फिर उसको रास्ता नहीं मिलता है पानी को, तो उस कारण जो पूरा पानी सड़क पे आ जाता है और कम बारिश में भी लोगों का चलना दुभर हो जाता है, आवागमन में बड़ी समस्याएं होती है। तो उसी को देखते हुए आज यहाँ पर लगभग 10 लाख की लागत से यहाँ पर नाले का पुनर्जीर्णोद्धार के शिलान्यास किया गया। यहाँ पर NH के अधिकारियों को मौके पे बुलाया गया। सबसे बड़ी समस्या जो है वो NH से जो हमें आ रही है कि जो नेशनल हाईवे वाले हैं वो प्रॉपर अपने नाले को उसका ढाल भी नहीं देते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से जो एक साइंटिफिक तरीके से जो काम होना चाहिए उस काम को वो पूरी प्रॉपर तरीके से करते नहीं हैं, जिस कारण कि जो बरसाती पानी आता है कम बारिश में भी पानी पूरा आगे ना जाके नाले के उसमें उसका प्रॉपर फ्लो ना जाके सड़कों पे ओवरफ्लो हो जाता है। तो आज उनको मौके पे यहाँ पे बुलाया हुआ है। नगर निगम हर तरह से NH का सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन NH के अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और उनको भी त्वरित गति से यहाँ पे आपने। उत्तराखंड के काशीपुर में जमीनों के बड़े सर्किल रेटों को लेकर लगभग 2 माह होने वाले हैं, लेकिन धरने पर बैठे अधिवक्ताओं के प्रशासन की ओर से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर्किल रेटों को कम करने के उद्देश्य से काशीपुर में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और
विधायक त्रिलोक सिंह चीमा से सैकड़ों अधिवक्ताओं ने मुलाकात की और कहा कि बढ़े हुए जमीनों के सर्किल रेटों से मात्र 30 से 35% की वृद्धि की जाए या फिर जब तक प्रशासन और शासन के नए आदेश जारी हुए तब तक पुराने सर्किल रेटों पर ही रजिस्ट्री करवानी जाए। और वहीं इस मामले पर काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के सदस्यों और अधिवक्ताओं के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की मौजूदगी में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा को एकमात्र ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा द्वारा अधिवक्ताओं को सर्किल रेट कम करने के लिए पूरा आश्वासन दिया गया। हमारे जिलाधिकारी जो हैं बड़े समझदार हैं और बड़े मिलनसार भी हैं और पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति जिनको ये कहा जा सके कि वो गरीबों की तो सुनते ही हैं लेकिन बुराइयों के प्रति भी वो हमदर्द व्यक्ति हैं। इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ कल आपके हमारे सबके विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी भी मेरे साथ ही होंगे और हम सब लोग जाएंगे। इनमें से ये जो लोग आए हैं इनमें से केवल 5 आदमियों को चिन्हित किया गया है वहाँ जाने के लिए और वहाँ जाने के बाद मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई इसका समाधान हो। देखिए, आप लोगों को भी अवगत होगा कि लगभग 50 दिन से यहाँ पर तहसील परिसर में हड़ताल चल रही है और इसमें क्या हुआ है कि कुछ जगहों पर 300 से 400% तक सर्किल रेट में वृद्धि की गई है, जो कि मैं मानता हूँ कि प्रशासन का मनमाना रवैया रहा है और उन्होंने जो यहाँ पर एक आपके डीड राइटर हैं और एडवोकेट हैं और जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए पुराने लोग हैं उनको जोड़ करके एक पैनल बनाना चाहिए था, तब सर्किल रेट का इनको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए था शासन को। लेकिन इन्होंने अपने मनमाने ढंग से सर्किल रेट को बढ़ा करके 300% 400% तक की वृद्धि की गई है, जिसके द्वारा जनता को परेशानी है और उसी वजह से तहसील परिसर में हड़ताल चल रही है कि उस सर्किल रेट को या तो वापस किया जाए। तो फिलहाल अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।